सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूनिट 1 के हम काफ़ी सारी बुलेट कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज हम करेंगे बुलेट 7। ठीक है, तो जो आज हमारे टॉपिक्स होंगे वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अंकटाड एंड ब्रिक्स। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखो, ये है कॉमर्स यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस, जिसमें यूनिट 1 की हम बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3 एंड बुलेट 4, बुलेट 5, बुलेट 6 कंप्लीट कर चुके हैं। बुलेट 7 का हम आईएमएफ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे बुलेट 7 के। द वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक को हम पहले समझने से पहले कुछ उसके बारे में समझ लेते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि वो कैसे स्टैब्लिश हुई। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 जो कि हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो कंट्रीज़ की स्थिति थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। वहाँ पर जो है बहुत सारे बम वगैरह गिरने की वजह से वहाँ की स्थिति पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारा आया द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन जो कि चला हमारा 1929 से 1939 के बीच, यानी पूरे 10 साल हमारा जो है ग्लोबल डिप्रेशन चला। अब हम ग्लोबल डिप्रेशन में बात करते हैं पहले 1929 से 1930, यानी इकोनॉमिक डिप्रेशन, जहाँ पर जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टॉक क्राइसिस हुए, बैंक करप्ट हो गए। ठीक है, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम फेस हुई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, पॉवर्टी इंक्रीज हुई। और ये बेसिकली जो इकोनॉमिक डिप्रेशन जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था यूएसए से। जो स्टार्ट हुआ था वो हमारा स्टार्ट हुआ था यूएसए से, लेकिन वो धीरे धीरे एक्सटेंड होकर क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज थी वहाँ पर जाकर हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसे ग्लोबल डिप्रेशन भी बोलते हैं, जो हमारा चला था पूरा 10 साल। उसके बाद हुआ हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हम ग्रेट डिप्रेशन से जो है उभर ही रहे थे कि इतने में हो गया हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि वो हमारा 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। ठीक है, अब जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से उभर ही रहे थे, फिर डिप्रेशन हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अब इन सारी स्थितियों की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो फिर उसके बाद यूएसए में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो कि यूएसए में हुई, ये किन दो लोगों ने मिलके, अब क्योंकि स्थितियां जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिस वजह से जो यूएसए के मिस्टर हैरी डेक्स्टर वाइट हैं एंड यूके के मिस्टर जॉन मैनरेड केन्स हैं, इन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक ब्रिटेन वुड में एक कॉन्फ्रेंस रखी, जो कि चली 1 जुलाई 1994 से, ठीक है, से 22 जुलाई 1944 तक, यानी 1 जुलाई से 22 जुलाई तक जो है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस चली, जिसमें 44 जो कंट्रीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि अब हमें 2 बॉडीज सेटअप करने की ज़रूरत है। पहली बॉडी जो है IBRD, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिसमें वॉर के दौरान जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई है, जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, उसको वापस क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए बॉडी डेवलप की गई। ठीक है, दूसरी बनी बॉडी IMF बेसिकली फंड प्रोवाइड करेगी उन कंट्रीज़ को। अब क्योंकि कंट्रीज क्या कर रही हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं पा रही, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही हैं, वो इंपोर्ट कर रही हैं, दूसरी कंट्री से जो है मटेरियल ले रही हैं। तो इंपोर्ट करने की वजह से उनका BOP क्या होगा, BOP नेगेटिव हो जाएगा। BOP उनका नेगेटिव होने के कारण से वो जो है उनको नेगेटिव डेफिसिट में होगा, उसको वापस इक्वल करने के लिए IMF क्या करेगा, फंड प्रोवाइड करेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये फंड प्रोवाइड करेगा, जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट उनका बराबर है। ठीक है, उसको वो ठीक कर सकें। तो ये 2 बॉडी सेटअप हुई, एक IBRD और एक IMF। ठीक है, अब IBRD क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ से स्टैब्लिश हुई, तो आपने देखा होगा बहुत सारी बुक्स में नाम लिखा है कि IBRD और वर्ल्ड बैंक सिमिलर, बट ये दोनों सिमिलर नहीं है। इसमें जब हम ID ऐड करते हैं, यानी कि दूसरी IDA ऐड करते हैं, तो ये जाके बनता है वर्ल्ड बैंक।
ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ हिस्ट्री कि वर्ल्ड बैंक जो है IBRD कैसे स्टैब्लिश हुआ। The World Bank is an international financial institution that provides loan and grant to the government of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects। ठीक है, कि कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज, लो एंड मिडल कंट्रीज, मिडल इनकम कंट्रीज के लिए क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है, बेसिकली एग्जाम में हेडक्वार्टर से पूछ लिया जाता है, वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हुई थी जुलाई 1944 में और अब इसको 76 ईयर हो चुके हैं। इसमें जो पार्टिसिपेट मेंबर कंट्री हैं वो है 189 और IBRD में 173 और IDA में, ठीक है, IBRD में जो है 189 है और IDA में जो है 173 कंट्रीज हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जिसको हम आगे बाद में पढ़ेंगे। फाउंडर जो इसके थे जॉन मैडकेन्स एंड हैरी डेक्स्टर वाइट, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन लोगों ने प्लान बनाया और इस तरीके से, तो ये इसके फाउंडर्स हैं। ठीक है, अब IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जब इसमें हम ऐड कर देते हैं IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तब ये जाकर बनता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो IBRD वर्ल्ड बैंक नहीं है, IBRD प्लस IDA, जब ये दोनों मिलते हैं तब हमारा बनता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, IBRD प्लस IDA, तब हमारा क्या बनता है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये याद रखना। अब हम पहले IBRD समझ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद IDA समझेंगे। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। The International Bank for Reconstruction and Development is an international financial institution established in 1944 and headquarter इसका वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। That is the lending arms for World Bank Group. The IBRD offer loan to middle income developing countries। ठीक है, अब बेसिकली हम IBRD को सिंपली फॉर्म में ये समझ सकते हैं कि ये क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। किनको लोन प्रोवाइड करती है, उन कंट्रीज को जिनको एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है या कंस्ट्रक्शन जो उन्हें कुछ बनाना है, उसके लिए ये क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। जैसे वॉर की स्थिति मैंने आपको बताया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुई, स्थितियां बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई, तो देखा गया एक बॉडी सेटअप करने की ज़रूरत है जो इस एसेट्स को वापस रिकंस्ट्रक्ट करे, वापस क्या करें, रिकंस्ट्रक्ट करें। रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये बॉडी सेटअप की गई। ठीक है, तो ये क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है उन कंट्रीज को कि आप अपनी जो है जो है कंस्ट्रक्ट कर लो वापस। तो लोन अवेलेबल इन द मार्केट रेट एंड लिटिल डिफिकल्ट शॉर्ट पीरियड। अब हम बात करते हैं कि जब ये लोन है, ये लोन तो प्रोवाइड कर देती है, लोन मिल जाता है, लेकिन जब हम IDA से इसे कंपेयर करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होती है। इसमें दिखाना पड़ता है आपको सारे डॉक्यूमेंट कि आप क्या जो प्रॉपर्टी है वो बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, सड़कें या जो भी चीज़ें आपको बनानी है, तो वो आपको बताना पड़ता है प्रॉपर। ठीक है, तो ये लोन जो है अवेलेबल हो जाता है। इसके जो फाउंडेड थे 1944 में, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। ठीक है, इसके लीडर हैं क्रिस्टिना जॉर्जिव। पेरेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक जो है डेविड मालपास है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC US में है और पर्पस क्या है इसका, डेवलपमेंट एड्स एंड रिकंस्ट्रक्शन, कि कंट्रीज को डेवलप करें और वापस जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, जो वॉर की वजह से स्थितियां जो है कंट्री की खराब हो गई थी, या फिर जो कंट्रीज हैं कुछ जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहती हैं, कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहती हैं, सड़कें बनाना चाहती हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी है उस प्रॉपर्टी को बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए ये लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये उसके लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो दैट इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which offer concessional loan and grants to the world poorest developing country. The IDA is a member of the World Bank Group. अब IDA क्या करता है, IDA जो पुअरेस्ट यानी जो गरीब देश होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो जिनकी देशों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, उन देशों को ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है
और ये लोन बहुत ही इजीली मिल जाता है उन्हें, और जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो भी बहुत कम होता है। लोन अवेलेबल इन वेरी लो रेट एंड वेरी इजी लॉन्ग टर्म लोन अवेलेबल। अब क्योंकि वो जो जिन कंट्रियों को ये लोन दे रहा है उन कंट्री की स्थिति तो अच्छी है नहीं, तो वो जल्दी से जल्दी लोन तो नहीं दे पाएंगे ना, तो ये लोन का जो ड्यूरेशन पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और प्लस इसमें लॉन्ग जो है ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है, वो जो है 10 साल का है, कि मतलब अगर सपोज 30 साल का जो है 35 साल का जो है पीरियड है, उसमें 10 साल और जो है ग्रेस पीरियड ऐड हो जाएगा, यानी 45 ईयर तक वो लोन दे सकते हैं। तो फाउंडेड इसका जो हुआ था 24 सितंबर 1960 को हुआ था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी यूएस में ही है। मेंबर्स इसकी कंट्री जो है वो 173 मेंबर कंट्रीज हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है क्रिस्टलन जर्जिव है, और इसका पर्पस था कि पॉवर्टी को जो है कम से कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, जो भी कंट्री पॉवर्टी फेस कर रही है उसको कम किया जा सके और कंट्री को डेवलप किया जा सके। तो डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन इसका पर्पस था। द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आर असाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक। कुछ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वर्ल्ड बैंक, ठीक है, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू मेंबर कंट्रीज इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो वहाँ पर सड़कें बनानी है, जो कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए लोन प्रोवाइड करता है, पुअर कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये तो क्या करता है, उनको लॉन्ग रन कैपिटल के लिए जो है मेंबर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। To induce long run capital investment for assuring balance of payment equilibrium and balance development of international trade। ये क्या कर सके, बैलेंस हो सके ट्रेड को, जो ट्रेड है वो भी आपस में क्या हो सके, बैलेंस हो सके, उसके लिए भी जो ज़रूरत है वो सारे क्या करे, लोन प्रोवाइड करता है। टू प्रोवाइड गारंटी फॉर लोन ग्रांटेड टू स्मॉल एंड लार्ज यूनिट एंड अदर प्रोजेक्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज। तो जिन्हें लोन के, अब जैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री से क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, तो उसमें क्या होता है, वो इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते दूसरी कंट्री को, तो उसके लिए क्या करती है, गारंटी भी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, गारंटी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सो एज ब्रिंग अबाउट द स्मूथ ट्रांसफरेंस फ्रॉम अ वॉर टाइम टू पीस इकोनॉमिक। अब बेसिकली क्या होता है, जो भी ट्रांसफर करनी है डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी चीज़ें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में करेंसी ट्रांसफर करनी है, पेमेंट करनी है, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, क्रेडिट में जब हम ट्रेड करते हैं, क्रेडिट में ट्रेड करने के बाद जो एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कैसे ट्रस्ट करे उसके लिए गारंटी देती है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और वॉर के टाइम पे जो भी स्थिति हमारी खराब हो चुकी है उस स्थिति को सुधारा जाता है, पीस को प्रमोट किया जाता है, और इकोनॉमिक को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, इकोनॉमिक वेल्थ को डेवलप किया जाएगा। To promote capital investment in member countries to following ways: to provide guarantee on private loan on capital investment, ठीक है, लोन प्रोवाइड करने के लिए गारंटी देती है। To private capital is not available even after providing guarantee, then IBRD provide loan for प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑन द कंसिडर कंडीशन। तो कुछ कंडीशंस में IBRD जो है वो लोन प्रोवाइड कर देती है, अगर वो जो है गारंटी या प्राइवेट कैपिटल इज नॉट अवेलेबल नहीं है तब भी IBRD उसको लोन प्रोवाइड कर देती है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं उनकी। फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक, क्या क्या फंक्शंस हैं। वर्ल्ड बैंक इज अ प्लेइंग मेन रोल ऑफ प्रोवाइडिंग लोन for development work to the member countries, especially to underdeveloped country. The World Bank provides long-term loan for various development projects for 5 to 20 year ड्यूरेशन। अब बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या काम करता है, वो काम करता है कि कंट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके, ठीक है। डेवलप होने के लिए उसको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उसके लिए वो क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। ट्रेड हो सके इसके लिए वो गारंटी भी देती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट के लिए वो क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। बेसिकली यहाँ पर लिखा है कि अंडर डेवलपमेंट जो पुअरेस्ट है, मैंने बताया था कि IDA जो है, IDA किसको लोन प्रोवाइड करता है, पुअरेस्ट कंट्री को, जिससे कि वो क्या कर सके, वो भी डेवलप हो सके और उसको क्या करे, इजीली उनको लोन मिल जाता है, प्लस उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी कम होता है। द एसोसिएशन ऑफर ग्रांट एंड लोन विद मेच्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम 25 to 40 ईयर, ग्रेस पीरियड of 5 to 10 year and interest rate
2.8 और 1.25% डिपेंडिंग ऑन वेदर द बोरोर्स इज अ ब्लैंक कंट्री एंड टू विच डिग्री it is eligible. Regular IDA eligible borrowers may take advantage or of no interest loan. अब बेसिकली देखो होता क्या है कि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए देती है लोन क्या करती है, बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए देती है। ऐसा नहीं है 2 साल 3 साल में आप लोन दे दीजिए। इसमें क्या होता है, बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है, जिससे कि आप इजीली डेवलप कर सके कंट्री को, ठीक है। और उसके बाद क्या करती है, आईडीए में तो ये ग्रेस पीरियड भी देती है कि अगर आपका ये जो पीरियड है सपोज 40 ईयर है तो प्लस आप 10 ईयर का ग्रेस पीरियड ले दीजिए, उसके बाद ही आप ये पे करिए, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर देखो वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये क्या करती है, वर्ल्ड बैंक इस तरीके से काम करती है कि कंट्रीज आपस में क्या हो सके, डेवलप हो सके, उनकी इकोनॉमिक लेवल बढ़ सके, ठीक है। इसके साथ ये आपस में मिलके काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 1 गवर्नर्स एंड वन ऑल्टरनेट गवर्नर अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर। मतलब एक तो इसमें गवर्नर होता है, एक ऑल्टरनेट गवर्नर होता है, ठीक है, जिसे अपॉइंट किया जाता है 5 साल के लिए। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंसिस्ट 21 मेंबर्स एंड 5 ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द परमानेंट मेंबर। 5 जो इसमें मेंबर्स हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं, लाइक अमेरिका, फ्रांस, लंदन, जापान, जर्मनी। ये जो 5 जो कंट्री हैं, इनके जो 5 मेंबर्स हैं ये फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं होते, ठीक है। बाकी 16 मेंबर क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, उनका जो है वोट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है चूज होते हैं रिमेनिंग कंट्रीज, जो भी बाकी कंट्रीज बची हैं उनके बीच। एडवाइजरी काउंसिल, द एडवाइजरी काउंसिल इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 7 मेंबर ऑफ द फ्रॉम मेंबर्स। 7 मेंबर्स क्या होते हैं, ये एडवाइजरी काउंसिल के होते हैं, ठीक है। लोन कमेटी, लोन प्रोवाइड लोन रिक्वायर्ड कंट्रीज, तो एक लोन कमेटी बनाई जाती है कि वो देखती है कि किसको लोन देना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी क्या है, एक कमेटी बनाई जाती है। प्रेसिडेंट एंड अदर मेंबर ऑफ स्टाफ, द प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक। वो चीफ एग्जीक्यूटिव बैंक का होता है जो अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। और उसके पास और इनके पास क्या होती है, वोटिंग पावर होती है, वोट करके चूज कर सकते हैं। द वोटिंग पावर ऑफ ईच मेंबर कंट्री इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर इज होल्ड। उनके पास कितने नंबर ऑफ शेयर हैं उस पर ये डिपेंड करता है कि उनको कितना जो है वोटिंग राइट मिलेगा। आर अलोकेटेड डिफरेंटली इन ईच ऑर्गेनाइजेशन रिजल्टिंग इन डिफरेंट वोटिंग पावर्स। उनके पास वोटिंग पावर्स भी डिफरेंट है इसी वजह से, ठीक है। तो ये हमारा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। लैंडिंग ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, अब लैंडिंग ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, लोन आउट ऑफ इट्स ओन फंड, वो अपने ही फंड से कैसे लोन देते हैं। द बैंक कलेक्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर एंड रेज मनी थ्रू बॉन्ड टू एडवांस लोन और नीडिड मेंबर्स। जिन्हें ज़रूरत है वो अपने फंड में से क्या करते हैं, जो उनको जो मेंबर्स की जो फी मिली है, जो कंट्रीब्यूशन है, उस मेंबर फी से उनको क्या करना, लोन दे देना, ठीक है। लोन आउट ऑफ बोरोड कैपिटल से दे देना। समटाइम्स बैंक ग्रांट लोन बाय बोरोइंग फ्रॉम अदर मेंबर कंट्री, जो भी अदर मेंबर कंट्रीज हैं उनसे जो बोरो किया है वो भी उससे भी लोन दे सकती हैं। लोन थ्रू बैंक गारंटी के बिहाफ पे, जैसे एक कंट्री ने दूसरी कंट्री में क्या करा, क्रेडिट में कुछ सेल किया, ठीक है, तो उसमें भी वो गारंटी दे देती है। द बैंक encourage टू प्राइवेट इन्वेस्टर ऑफ अ कंट्री टू lend देयर फंड टू अनदर कंट्री और बाय गारंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर गारंटी के थ्रू भी दे सकती है। तो वर्ल्ड बैंक इस तरीके से क्या करती है, लैंडिंग देती है। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 5 ये 5 इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ पर आते हैं जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं तब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD एंड IDA, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो बनता है हमारा वर्ल्ड बैंक। लेकिन इन दो में हम ये 3 और ऐड कर दें, IFC, मिगा एंड ICSID, इन तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। तो इन सबको जब हम मिक्स कर देते हैं, इन सबको जब हम ऐड कर देते हैं, ये 5 इंस्टीट्यूशन, तो हमारा क्या कहलाता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब हम इन्हें इंडिविजुअल समझ लेते हैं।
IBRD वैसे मैंने आपको वर्ल्ड बैंक में ही पढ़ाया, बट अब एक बार देख लेते हैं। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD बेसिकली क्या करता है, वॉर के दौरान जो भी कंट्रीज में जो भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, उस डैमेज को ठीक करने के लिए, वापस उसे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश इन 1944 एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC में है, ठीक है। दैट इज द लैंडिंग आर्म्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। द IBRD ऑफर लोन टू मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। जब हम IBRD की बात करते हैं तो ये क्या करता है, मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। लोन अवेलेबल इन मार्केट रेट एंड लिटिल डिफिकल्ट शॉर्ट पीरियड। अब बेसिकली जब हम इसे कंपेयर करते हैं हमारे IDA से, तो IDA से कंपेयर करें तो हम इसे बोल सकते हैं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है IDA के कंपैरिजन, क्योंकि IDA जो है पूरेस्ट कंट्रीज को देता है। तो ये लोन अवेलेबल होता है मार्केट रेट पे और थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन इस पे ज़्यादा होता है, और ये थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए लोन मिलता है एज कम्पेयर टू IDA, ठीक है। इसकी जो फाउंडेड है वो है 1944। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इसके लीडर जो है कृष्ण जॉर्जवी है, और इसका प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक जो है डेविड मालपास है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC US में है, और इसका पर्पस है डेवलपमेंट करना और रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, जिससे कंट्रीज क्या कर सके, डेवलप हो सके और उसकी इकोनॉमिक वेल्थ जो है इंक्रीज हो सके। IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। The International Development Association is an international financial institution which is offer concessional loan and grant of the world poorest developing country. The IDA is a member of World Bank Group. अब बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं IDA की, तो देखो IDA क्या करता है, वो पुअरेस्ट कंट्री। अब कुछ कंट्रीज जो है वॉर के दौरान देखा गया तो बहुत ही ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो चुकी है, उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो कुछ मैन्युफैक्चर कर सके, ठीक है। तो उन कंट्रीज को वो क्या करता है, पुअरेस्ट कंट्रीज को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पर, और जो इसकी जो ड्यूरेशन होती है लोन की वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। लोन अवेलेबल इज़ वेरी लो रेट एंड वेरी इजी, लॉन्ग टर्म लोन अवेलेबल, और इसका जो है ग्रास पीरियड यानी ग्रेस पीरियड जो है वो भी क्या होता है, 10 साल, यानी कि जस्ट सपोज दैट इसका जो है लोन पीरियड है एग्जाम्पल के लिए 35 ईयर, ठीक है। अब इसमें ऐड कर दो 10 साल, मतलब 10 साल और ऐड कर दो 45 ईयर। इसके बाद जो है ग्रेस पीरियड जो ऐड हुआ वो 10 साल, इसके बाद ही आप उसको लोन की पेमेंट आपको करनी है। तो इसके फाउंडेड जो है वो 24 सितंबर 1960, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, क्योंकि इसके वर्ल्ड बैंक ग्रुप ही इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC में, और इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है 173, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इसकी कृष्ण जॉर्जिव है, और इसका पर्पस था डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन, इसकी पॉवर्टी को कम किया जा सके और कंट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन IFC। अब IFC का बेसिकली रोल क्या है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। The International Finance Corporation is an international financial institution that offer investment advisory and assets management services to encourage private sector development is in लेस डेवलपमेंट कंट्री। अब बेसिकली हम अब बात करते हैं IBRD IEDA, तो वहाँ पर क्या कर रही थी, एक कंट्री की दूसरी कंट्री यानी गवर्नमेंट के थ्रू डील हो रही थी, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर थे उनकी फाइनेंशियल कैसे हो, तो उसको देखने के लिए यहाँ पर IFC आया, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है हम उसको भी कैसे डेवलप करें, इसके लिए हमारा जो है IFC आया कि इसको भी कैसे डेवलप किया जा सके। तो इसको ये क्या करता है IFC, उनको फंड, उनको जो है फाइनेंस प्रोवाइड करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड CEO हैं इसके मैक्टर ड्यूप, और इसके जो फाउंडेड है वो है 20 जुलाई 1956। इसमें जो मेंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो है 184 कंट्रीज, और इसका पर्पस बेसिकली ये था प्राइवेट सेक्टर को डेवलप किया जा सके और जो पॉवर्टी है उसको कम किया जा सके। जो प्राइवेट सेक्टर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया जा सके कि वो ज़्यादा ज़्यादा काम करें, इसके लिए ये IFC आया। MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। The Multilateral Investment Guarantee Agency is an international financial institution which offer political risk insurance
and credit enhancement guarantee. This guarantee help investor protect to foreign direct investment यानी FDI against political and non commercial risk is developing country. अब बेसिकली MIGA यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी ये आया क्यों? अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या होता है, ट्रेड अगर हम कर रहे हैं तो ये कैसे पता चले, यहाँ क्रेडिट में सपोज जो है सेल किया या FDI के थ्रू हमने इन्वेस्टमेंट की, तो क्या होता है एक देश की, एक कंट्री की जो है वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है, तो स्टेबिलिटी नहीं है। अब कुछ भी इन्वेस्टमेंट की कुछ नए रूल आ गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इसकी गारंटी कौन लेगा? तो इसके लिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप में मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी आई, उसने बोला कि इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी है। तो ये किस किस चीज़ों को देखता है? पॉलिटिकल रिस्क को देखता है, इंश्योरेंस को देता है, ठीक है, और क्रेडिट इन्हेंसमेंट गारंटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे ये वर्क करता है, ठीक है, अगेंस्ट किसके? पॉलिटिकल एंड नॉन कमर्शियल रिस्क इन डेवलपिंग कंट्री। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, इसके लिए ये MIGA मेगा यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी आया कि जो भी दूसरी कंट्रीज की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं या पॉलिटिकल रिस्क हैं उनको उनकी गारंटी दे सके। इसकी जो फाउंडेड है वो है 12 अप्रैल 1988 और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसका हेडक्वार्टर है 12th फ्लोर 1800 यानी वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये इसका प्रॉपर एड्रेस है। मेंबर्स इसकी है 181 कंट्रीज और ये लीगल स्टेटस है ट्रीटी के द्वारा, एक संधि के द्वारा ये हुआ था, ठीक है। पर्पस इसका क्या है? पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ये देख सके कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री में FDI कर रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो कुछ नए रूल्स या उसकी वजह से उसको सरवाइव ना करना पड़े, इसके लिए गारंटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये क्या है? गारंटी एजेंसी है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, ठीक है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश इन 1966 फॉर लीगल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड कंसिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल इन्वेस्टर एंड स्टेट्स। अब बेसिकली एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जब ट्रेड कर रही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या कर रही है? ट्रेड कर रही है, तो ट्रेड के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम एग्री नहीं करते किसी दूसरी कंट्री से, तो वहाँ पर क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों में डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो उन डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व किया जा सके, इसके लिए ही हमारा है ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है? कंट्रीज में जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी डिस्प्यूट्स को यहाँ पर वो देखता है। अभी फिलहाल में हम बात करें तो इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। इंडिया का मानना ये है कि ये जो है ICSID ये डेवलप कंट्री पे जो है ज़्यादा फोकस करता है, उनकी वहाँ पर चलती है, तो इसीलिए इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं बना अभी तक। फाउंडेड जो है इसका 14 अक्टूबर जो है 1966 है और इसका पर्पस है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को इंक्रीज करना और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इसके सेक्रेटरियल हैं जनरल मैग केनार, ठीक है। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप और जो इसकी लीगल स्टेटस है ये भी एक ट्रीटी के द्वारा हुई थी, ठीक है। तो ये था हमारा ICSID। तो देखो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ 4 of 5 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। हम इन 4 के जो है मेंबर हैं। अब हम बात करें इस एक की, तो यहाँ इसके हम मेंबर नहीं हैं। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के हम मेंबर हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ एसोसिएशन IDA के मेंबर हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन IFC के मेंबर हैं। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIG के भी मेंबर हैं। लेकिन जो इंडिया जो है मेंबर नहीं है वो है ICSID यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो इसका ये मेंबर नहीं है। तो ये था हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप जिसमें हमने 5 इंस्टीट्यूशंस को पढ़ा, ठीक है। UNCTAD UNCTAD द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब हम UNCTAD को पढ़ने से पहले हम इसको बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कैसे आया, थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, ठीक है। तो UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब बेसिकली UNCTAD जो ये कैसे आया, अब हम बात करते हैं पहले फंडिंग और नॉन फंडिंग की। एक होती है फंडिंग जो
फंड प्रोवाइड करके कंट्रीज को डेवलप करती है, यानी कि IMF जो बीओपी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है IMF आया। अब वर्ल्ड बैंक गारंटी के लिए, ठीक है, ट्रेड के लिए, लोन के लिए, IBRD वगैरह, ठीक है, कि किस तरीके से जो है कंट्री में डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए लोन प्रोवाइड कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है। अब नॉन फंडिंग की बात करें, यानी कि ट्रेड के लिए, कि आपस में एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इजीली ट्रेड कर सके, फ्री फ्लो ट्रेड कर सके, इसके लिए यहाँ पर आया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया तो देखा गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स बने हैं वो सब किसके अकॉर्डिंग बने हैं? वो सारी डेवलपिंग कंट्रीज के अकॉर्डिंग बने हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, ठीक है। तो ये देखकर अंडर डेवलप कंट्रीज ने बोला कि हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जो भी रूल्स बना रहे हैं इनके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज जो है वो ट्रेड नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने कहा क्यों ना WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जैसी ही हम दूसरी बॉडीज बना दें, यानी UNCTAD, UNCTAD बिल्कुल सिमिलर है WTO की तरह बॉडीज, ठीक है। अब ये जो वर्क करती है, ये काम करती है अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए, कि वो भी फ्री फ्लो ट्रेड कर सके और उन्हें भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो WTO पॉलिसी बेसिकली आई थी हमारे यहाँ पर, देखो मैंने लिखा भी है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ये किस लिए था? जिससे कि जो भी बैरियर्स हैं आपस में, अब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या करती है? ट्रेड करती है, तो वहां पर जो बैरियर्स आते हैं, यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है, ये सारी ड्यूटीज, ये सब कुछ हट सके, ये फ्री फ्लो ट्रेड हो सके, इसीलिए WTO आया था। लेकिन WTO में जो है देखा गया कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है, डेवलप्ड कंट्री जो है अपने अकॉर्डिंग रूल्स बना रही थी, तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसके लिए उन्होंने क्या करा? एक सेम बॉडी जो है एस्टैब्लिश की, जिसका नाम था UNCTAD, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अब देखो हम UNCTAD के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, the United Nations Conference on Trade and Development was established in 1964 as a permanent intergovernmental body. UNCTAD is a part of United Nations Secretariat dealing with trade, investment and developing issue. तो बेसिकली ये सारे इश्यूज को देखता था, ठीक है। और जो भी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप हैं, उनके जो भी इश्यूज होते थे ट्रेड से रिलेटेड, इन सब पे ही काम करता था। तो ये क्या थी? WTO की तरह ही एक बॉडी एक सेटअप की गई थी, जो आपस में फ्री फ्लो ट्रेड कर सकें, आपस में फ्री फ्लो ट्रेड कर सकें, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन ऑफ सेक्रेटरी, ये इसका जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहीं से यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। फॉर्मेशन इसकी हुई थी 30 दिसंबर 1964 को, और इसके जो फाउंडर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसकी जो फाउंडेड हुई थी वो थी 30 दिसंबर 1964 को। हेड है इसके एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल इस्बाल दुरेंट, ठीक है। द 15th सेशन इज ड्यू टू बी हेल्ड इन ब्रिजटाउन, बारदास फ्रॉम 3 to 8 अक्टूबर 2019। ये जो इसकी 15 जो है वो सेशन होने वाला है ब्रिजटाउन में, ठीक है। और इसकी करंटली UNCTAD हैज मेंबर ऑफ 195, इसके 195 अभी हम करंटली में देखें तो मेंबर हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसके कितनी मेंबर कंट्री हैं, तो ये आपको करंटली पता होना चाहिए। अभी तो फिलहाल 195 कंट्री मेंबर ऑफ कंट्रीज हैं। इसकी मीटिंग जो है एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में इसकी जो है मीटिंग होती है। तो ये कुछ डिटेल है जो एग्जाम में बेसिकली पूछ ली जाती हैं। द UNCTAD ट्रेड and Development Board. The board manages the work UNCTAD between 2 conference meet up 3 times every year. ठीक है। 4 UNCTAD commission and 1 working party. This meet more often than board of take up policy programs and budgetary issues. अब बेसिकली देखो क्या होता है UNCTAD में, मैंने बताया कि मीटिंग्स होती हैं। अब मीटिंग में क्या क्या इश्यूज को डिस्कस किया जाता है कि कैसा बजट होगा, कैसी पॉलिसीज होंगी, ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी हम सारी चीजें, उन सबको क्या किया जाता है? डिस्कस किया जाता है। Expert meeting. The commission will convey expert meeting on the selected topics to provide
सस्टेंटेड टू द एक्सपर्ट इनपुट फॉर कमीशन पॉलिसी डिस्कशन। तो जो भी ये सारे टॉपिक्स होते हैं इन पर डिस्कस किया जाता है और फिर फाइनली डिसाइड किया जाता है कि कैसी कैसी पॉलिसीज बनाई जाएंगी। द अंकटाड कॉन्फ्रेंस हेल्ड एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में होती है। जो इसकी फर्स्ट थी जिनेवा 1964 में हुई थी, सेकंड की बात करें तो नई दिल्ली 1968 में हुई थी, और थर्ड सेंटिगो 1972 में हुई थी, और जो 14 है वो निर्गया केन्या इन 2016 में हुई। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी मैंने सोचा आपको बता दूं इसके बारे में। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे अंकटाड के? ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड, ठीक है, टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ट्रेड को बेसिकली ये अंकटाड बना ही इसलिए था कि फ्री फ्लो ट्रेड हो सके और ट्रेड को प्रमोट किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। अंकटाड डील विद द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इशूज़, जितने भी डेवलपमेंट इशूज़ हैं या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी इशू हैं, तो इन इशूज़ पे ये ध्यान देता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अंकटाड इज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिलेटिंग टू द ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग इंक्लूडिंग ट्रेड्स, एड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। इन सारे एस्पेक्ट पे ये ध्यान देता है और इन सब पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन या ये फाइनेंस से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी की कैसी कैसी जो है रिसर्च रही है, कैसे कंट्री किस प्रकार का काम कर रही है। The organization goals are maximize the trade, investment and development opportunity of developing countries and assist them in their efforts to integrate into the world economic of an equitable basis. The main goal of UNCTAD are to expand the capability of developing countries in the spheres of trade, investment and development to assist them to overcoming difficulties arisen as a result of globalization and to integrate on an equal footing into the world economy. अब ये बेसिकली क्या है, अंकटाड आया किस लिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को जो है प्रमोट किया जा सके और जो भी डिफ़िकल्टी फेस कर रही है डेवलपिंग कंट्री उनको क्या कर सके, उनको प्रमोट कर सके और उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाए जिससे कि वो बाकी जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं उनके साथ क्या कर सके, साथ मिलकर काम कर सके और साथ के साथ डेवलप कर सके और उनकी इकोनॉमिक क्या हो, डेवलप हो। तो ये इसके थे गोल। जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। अब देखो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब बांग्लादेश जो है वो है एक अंडर डेवलप कंट्री और यूएसए एक डेवलप कंट्री है और जापान क्या है, एक डेवलप कंट्री है। अब जब जापान कुछ यहाँ पर इंपोर्ट करती है यूएसए में तो वो क्या करती है, इंपोर्ट ड्यूटी पे करती है। सिमिलर जब बांग्लादेश जो कि अंडर डेवलप कंट्री है वो भी यूएसए में जब सामान जो है सेल करती है, इंपोर्ट करती है, तो वो भी क्या करती है, इंपोर्ट ड्यूटी पे करती है। तो देखो अब बांग्लादेश तो वैसे भी अंडर डेवलप कंट्री है, वो वैसे ही बड़ी मुश्किल से बहुत सारी प्रॉब्लम का जो है प्रॉब्लम को फेस कर रही है। उसके बाद जब वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक प्रोडक्ट को बनाती है, उसके बाद क्योंकि जापान के कंपैरिजन इसके पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग करके वो एक प्रोडक्ट को जब वो ट्रेड के लिए यूएसए में सप्लाई करती है, इंपोर्ट करती है, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद वो प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से बांग्लादेश यूएसए से ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखो इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल है, नहीं है, आंसर इज नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश एक तो जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं होगी रेदर देन डेवलप कंट्री जो कि है जापान। अब जापान जो वो प्रोडक्ट बना रही है उसके बाद अगर उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है तो उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बांग्लादेश जैसे वो प्रोडक्ट बनाकर जब वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है और यूएसए में वो इंपोर्ट हो रहा है, तो यूएसए क्या कर रही है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है। अब वो प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई हो गया जिस वजह से बांग्लादेश यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पा रही। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी अंकटाड में। तब यहाँ पर क्या बना, जीएसपी, जीएसपी यानी जनरलाइज
सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि यूएसए से बोला गया कि आप एक डेवलप कंट्री से तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ, लेकिन एक अंडर डेवलप से इंपोर्ट ड्यूटी मत लगाओ, या लगाओ तो बहुत कम रेट पर लगाओ रेदर देन डेवलप कंट्री। तो ये क्या होती है, एक कंट्री डेवलप कंट्री क्या करती है, प्रेफरेंसेस देती है अंडर डेवलपमेंट कंट्री को, जिससे कि वो क्या कर सके, वो भी ट्रेड कर सके, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सके और उनकी इकोनॉमिक लेवल भी जो है इंक्रीज हो सके, वो भी ग्रोथ कर सके। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम था, अंडर डेवलप नेशन। अब अंडर डेवलप जो नेशन है वो क्या करें, यहाँ पर डेवलप कंट्री के साथ तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाए, जो भी उसको चार्जेस लेने ले, लेकिन जब वो यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट के साथ करे तो या तो इंपोर्ट ड्यूटी हटा दे, या फिर इंपोर्ट ड्यूटी जो ले रही है वो कम रेट पर ले, जिससे कि अंडर डेवलपमेंट कंट्री जो है वो भी ट्रेड कर सके, उनके साथ भी ट्रेड हो सके। तो जीएसपी में यूएसए ने बहुत सारी कंट्रीज को दे रखी है, ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में देखा जाए तो इंडिया को उसने जीएसपी से की लिस्ट से हटा दिया है। ट्रेड preferences play an important role of facilitating export of developing country to major export market. The generalized system of preference institution in 1971 under the aegis of UNCTAD has contributed over the year of creating an enabling trading एनवायरमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। अब बेसिकली ये इसलिए बनाया गया था कि जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनको भी डेवलपिंग हो सके, वो भी, और उनकी इकोनॉमिक लेवल जो है वो ग्रोथ हो सके, ठीक है, क्योंकि अगर वो पहले से ही अंडर डेवलपमेंट प्लस वो बहुत सारी ड्यूटीज पे करेंगी तो उसमें क्या होगा, वो तो ट्रेड कर ही नहीं पाएंगी। इसलिए ये क्या हुआ, जीएसपी के आने से उनको बेनिफिट हुआ, वो भी अब ट्रेड कर पाती हैं। India no longer the United States preferred import partner. Trump take away GSP benefits. अब इंडिया जो है अब जीएसपी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ट्रम्प कहता था, ट्रम्प ने कहा कि जो इंडिया है वो इसका बहुत बेनिफिट उठा रहा है और ऐसे में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, हमें जो है बहुत सारा लॉस हो रहा है, तो एज पर सेफ गार्ड हम जो है ये हटा रहे हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ यूएस एंड टू इंश्योर that no country is damaging of harming the US using these incentives। तो इस इंसेंटिव्स का बेनिफिट बाकी कंट्रीज ना उठा सके और हमारी कंट्री को हार्म ना कर सके, इसके लिए उसने बहुत सारे जो है फैसले लिए, और उसमें एक फैसला ये भी था कि जीएसपी जो है अब इंडिया का पार्ट नहीं रहेगा। तो अब देखो क्या क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें जो है जीएसपी के अंदर हम वहाँ पर जो है इम्पोर्ट करते थे, अब इन सब में जो है हमें इम्पोर्ट ड्यूटी जो है पे करनी पड़ेगी। तो इस वजह से अब इंडिया को जो है ये सारी चीज़ें थोड़ी सी महंगी वहाँ पर इंपोर्ट होंगी, ठीक है। तो क्योंकि अब ये ट्रम्प ने डिसीजन लिया तो अब जीएसपी का जो है इंडिया पार्ट नहीं है। वन ऑफ द प्रिंसिपल अचीवमेंट ऑफ UNCTAD 1964 हैज बीन टू कंसिस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जीएसपी इज वाज आर्ग्यूड इन UNCTAD that to promote export of manufactured goods from developing countries it would be necessary of offer special tariff concession of such export। तो बेसिकली यहाँ पर यही बात की गई है कि एक कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्री जब अंडर डेवलप कंट्री को डेवलपिंग कंट्री एक अंडर डेवलप कंट्री में क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, एक अंडर डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री में क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, तो वो क्या करे, इंपोर्टेड चार्जेस ना ले और जीएसपी के थ्रू उनको क्या करे, प्रेफरेंसेस दे, जिससे कि वो भी क्या हो सके, डेवलप हो सके। Accepting the argument, the development country formulate the GSP schemes under the which manufacture, export and import of some agriculture goods and developing countries entry duty free और एट रिड्यूस रेट इन डेवलप्ड कंट्री। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि या तो वो ड्यूटी फ्री कर दे, बिल्कुल ही इंपोर्ट ड्यूटी ना ले अंडर डेवलप कंट्री से डेवलप कंट्री, या फिर जो अगर लेना भी है तो काफ़ी कम चार्जेस हों। सिंस इंपोर्ट ऑफ सच आइटम्स फ्रॉम other developed country are subject to the normal rate of duties, import
of the same item of developing country would enjoy the competitive advantage. तो ये इनको competitive एक advantage मिलना चाहिए. The United Nations Conference on Trade and Development was established to provide a forms होता है यहाँ पर एक platforms provide करना, एक platform देना कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक प्लेटफॉर्म देना जहां पर जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं वो भी क्या कर सके, compete कर सके और वो भी क्या कर सके, ट्रेड कर सके. ट्रेड की पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर देना. वेयर द डेवलपिंग कंट्री could discuss the problem relating in their economic development, और उनकी भी क्या हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके. और अंकटाड क्या करता है, बहुत सारी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है. वो बताता है कि इस कंट्री की ये सिचुएशन है, यहाँ ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, उस अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाता है. तो देखो अंकटाड प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ टॉपिकल रिपोर्ट इंक्लूडिंग द ट्रेड ऑफ डेवलपमेंट पे ये रिपोर्ट प्रिपेयर करता है. एनवायरमेंट रिव्यू करता है हर कंट्री का. वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बनाते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट बनाई इसने. लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट बनाई. अंकटाड की स्टैटिक्स बनाई. डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट फॉर्मली नोन एज इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक रिपोर्ट भी उसे कहते हैं. द रिव्यू ऑफ मर्चेंटाइम ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उस पर भी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कि ठीक है. द इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इशूज एनुअल रिव्यू, द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. तो इन सब पर क्या करता है, एक अंकटाड रिव्यू करता है और इस पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, ठीक है, और बताता है कि किस कंट्री को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उस पॉलिसीज को बनाता है. तो ये अंकटाड जो है अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए बेसिकली बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अंडर डेवलपमेंट जो कंट्रीज हैं वो भी इजीली फ्री फ्लो ट्रेड कर सकती हैं. ब्रिक्स. अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो ब्रिक्स की. अब ब्रिक्स आया क्यों, ठीक है. द टर्म ब्रिक, यहाँ पर देखो ब्रिक लिखा है, ब्रिक्स नहीं लिखा है, यहाँ पर एक जो वर्ड मिसिंग है वो है एस. तो देखो सबसे पहले जब ब्रिक बनाता तो ब्रिक बनाता 4 कंट्रियों को मिलकर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है. यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका है वो उसका मेंबर नहीं था, बाद में वो ऐड हुआ है, ठीक है. तो जब वो स्टार्टिंग हुई थी तो ब्रिक्स हुई थी, वॉज कॉइंड इन 2001 by then chairman of Goldman Sachs Management Jim O'Neill in his publication Building Better Global Economic BRICS. अब ब्रिक्स बनाता तो बोला गया था कि अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर वो आपस में मिलकर काम करेंगी तो बहुत ही अच्छा काम कर सकती हैं. तो ब्रिक बना तो देखा गया कि ब्रिक एक बहुत ही बड़ा संगठन बनकर एक उभरेगा और ये काफी अच्छा आगे काम करेगा और इकोनॉमिक लेवल अपनी कंट्रीज के ये क्या करेंगे, ग्रोथ कर पाएंगे. He predict that a group of developing and newly industrialized countries could come to dominate to western economics. अब देखा गया कि अगर ब्रिक अच्छे से उभरता है, जो अच्छे से उभरता है तो देखा गया कि ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनको भी यहाँ पर चैलेंज कर सकता है, क्योंकि ब्रिक में जो कंट्रीज जो मिली वो बहुत ही बड़े क्षेत्र की थी, बहुत ही सारी यहाँ पर जो है पब्लिक थी और बहुत सारे कंज्यूमर्स थे. तो देखा गया कि अगर ये मिलते हैं, आपस में ट्रेड करते हैं तो बहुत ही जल्द जो है ये इकोनॉमिक लेवल इनका ग्रोथ होगा और ये इनको कॉम्पिटिट कर सकते हैं, उन्हें डोमिनेट कर सकते हैं वेस्टर्न इकोनॉमिक्स को. सिंस देन those countries are exploded in growth and changes the landscape of the world. अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है और उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है. A full scale diplomatic meeting was held यekaterinburg में, रशिया में. इनकी 16 जून 2009 में इनकी मीटिंग हुई, ठीक है. ब्रिक्स इज an एनुनेंस कॉइंड टू एसोसिएट विथ 5 मेजर emerging इकोनॉमिक. पहले ये ब्रिक था, फिर ब्रिक्स बन गया, इसमें जो ऐड हुआ वो था साउथ अफ्रीका. तो जो 5 कंट्री है वो है हमारी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका जो ऐड हुआ है दिसंबर 2010, साउथ अफ्रीका यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है. तो ये था हमारा ब्रिक्स. द ब्रिक्स मेंबर्स आर नोन फॉर देयर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन regional affairs. Since 2009 the government of BRICS states have met
एनुअली एट फॉर्मल समिट, ठीक है। ये ब्रिक्स जो है, जो एनुअली मीटिंग होती है, फॉर्मली यहाँ पर जो है सबमिट्स किए जाते हैं। रशिया होस्टेड द मोस्ट रिसेंट टू 12th ब्रिक्स समिट ऑन 17 नवंबर 2020। अभी जो 17 नवंबर 2020 हुआ था वहाँ पर वर्चुअली ड्यू टू कोविड-19 वर्चुअली एक समिट हुआ, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, वर्चुअली जो है सबमिशन हुआ। इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया एंड ब्राजील, जब ये सभी मिल गए तो क्या हुआ, कॉर्पोरेटिव मर्चेनिज्म। ये बेसिकली यहाँ पर मिले कि आपस में ये ट्रेड कर सकें और जो भी बैरियर्स हैं उनको हटा सकें। और जब ये पांच कंट्रीज आपस में मिली तो यहाँ पर देखा गया कि इनका जो है एरिया सबसे ज़्यादा है। तो ये अगर ये पांचों मिलती हैं तो बाकी देशों, वेस्टर्न कंट्रीज को क्या कर सकती है, डोमिनेट कर सकती हैं, और ये अपने इकोनॉमिक लेवल को भी क्या कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ, इकोनॉमिक लेवल, वेल्थ, इन सबको इंक्रीज कर सकते हैं। अब ब्रिक्स जब इस्टेब्लिश हुआ, ब्रिक्स बना, इंस्टीट्यूशंस, तो बेसिकली इसके क्या मोटिव थे कि एक तो देश की जो कंट्री है उन कंट्रीज की पॉवर्टी को कम किया जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सके, प्राइस रेस, पुअर पब्लिक पॉलिसीज, तो इन सबको खत्म करके ये पांचों कंट्री क्या करें, ये पांचों कंट्री आपस में मिलकर ट्रेड करें, ठीक है, और इजीली ट्रेड करके इनकी जो भी पॉलिसीज बने उसमें इकोनॉमिक लेवल पे ये अपने आप को कर सके, इकोनॉमिक लेवल पे अपने आप को ग्रोथ कर सके, ठीक है। और इस वजह से इनकी इकोनॉमिक लेवल बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, पॉवर्टी खत्म होगी, ठीक है, और ये क्या कर सके, एक अच्छे जो है अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज को। हम बात करते हैं ब्रिक्स की, तो 43% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर हम इन पांचों कंट्रीज को देखें तो इनका जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 43% बाकी दुनिया से है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा पोर्शन है यहाँ पर ब्रिक्स में, ठीक है। तो इतनी जब ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज्यादा कंज्यूमर्स हैं, तो ये अगर आपस में मिलकर काम करेंगे तो ये कितना अच्छा काम कर सकते हैं। 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, यानी वर्ल्ड जीडीपी का अगर हम देखें तो यहाँ पर 30% यहाँ पर यहीं से आता है। तो देखो ये भी दिख रहा है कि अगर ये पांचों कंट्री मिलकर काम कर रही हैं तो ये काफी अच्छा काम करेंगी। 17% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, पूरी दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है उसका 17% इन 5 कंट्री से ही होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें बताया जा रहा है कि ब्रिक्स क्यों बेनिफिट है। एक तो वर्ल्ड, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, ट्रेड ज्यादा है, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ब्रिक्स जो है अपने आप में एक अलग ही दिखता है। अब ब्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट समिट हुआ था, फर्स्ट ब्रिक समिट जो हुआ था, देखो द ब्रिक ग्रुपिंग फर्स्ट फॉर्मल समिट ऑल्सो हेल्ड वर्ल्ड यekaterinburg commenced on 16 जून 2009 मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। द रिस्पेक्टिव लीडर्स ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ऑल अटेंडिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ब्रिक की बात कर रही हूँ क्योंकि ब्रिक्स यहाँ पर था नहीं पहले, ब्रिक्स तो 2010 में ऐड हुआ है ना, ठीक है। पहले क्या था, ब्रिक था, उसको कन्वर्ट किया ब्रिक्स में, तो एस यानी साउथ अफ्रीका यहाँ पर ऐड हुआ था। तो जो पहले जो कंट्रीज थी वो थी ब्रिक, रशिया, इंडिया एंड चाइना, तो इन सब ने मीटिंग अटेंड की थी, ऑल अटेंडिंग। एजेंडा क्या था इनका, द समिट्स फोकस was on means of improving the global economic situation and reforming financial institution। तो इन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन, जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशंस है उसको ठीक किया जा सके, इकोनॉमिक लेवल को ग्रोथ किया जा सके इकोनॉमिक लेवल पे, ठीक है। जो ट्रेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो इस सब को लेकर यहाँ पर जो है बात की गई थी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए एंड डिस्कस्ड हाउ द 4 कंट्री कुड बेटर कॉर्पोरेट इन द फ्यूचर, कि किस तरीके से ये 4 कंट्री जो पहले ब्रिक में थी, 4 कंट्री वो मिलकर आपस में किस तरीके से अच्छे से काम करें और अपने जो भविष्य में इकोनॉमिक लेवल को कैसे ग्रोथ करें, उस पर यहाँ पर डिस्कशन हुई। There was a further discussion of way of developing countries would become more involved global affairs, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पर बात की गई थी डेवलपिंग कंट्री अगर आपस में मिलती हैं तो किस तरीके से काम करेंगी, इस पर भी यहाँ पर बात हुई। जो सेकंड जो मीटिंग थी 2010 में हुई थी, जिसमें साउथ अफ्रीका जो है ऐड हो गया। मैंने यहाँ पर कुछ जो मीटिंग जो समिट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिखे। तो देखो सेकंड जो था ब्राजील में जो हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ब्रिक्स। पहले ब्रिक था, अब बन गया ब्रिक्स, ठीक है। फोर्थ इंडिया में हुई ऑप्टिकल फाइबर सबमेरिन्स पे बात हुई कि किस तरीके से कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सके, इस पर बात हुई 2012 में, जो कि हुई थी इंडिया में, ठीक है। इंडिया ने सबमिट किया था, ठीक है। सिक्स्थ जो हुई थी वो हुई थी ब्राजील में 2014 में। यहाँ पर बात की गई न्यू डेवलपमेंट बैंक की। यहाँ बात की गई कि हम ट्रेड तो कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, फ्री फ्लो ट्रेड हो रहा है, लेकिन अब अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोन की जरूरत है, तो वो कैसे होगा, इसके लिए बना न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जिसमें एक गेस्ट अपीयरेंस के रूप में थे लीडर यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन, ठीक है। यूएस भी यहाँ पर जो है गेस्ट अपीयरेंस के रूप में यहाँ पर था, ठीक है। द 2021 में जो ब्रिक्स समिट होना है is the 13th annual BRICS Summit, an international relation conference attended by the heads of state or head of government of 5 members। अब क्या है इसमें 5 members हैं ब्रिक्स states, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इट विल बी थर्ड टाइम दैट इंडिया विल बी होस्टिंग द ब्रिक्स समिट। तो पहले जो थी हमने वो होस्ट किया था 2012 में, सेकंड हमने होस्ट किया 2016 में, जो अब हम होस्ट कर रहे हैं वो है 2021 में। तो ये थर्ड टाइम होगा जब इंडिया इसको होस्ट करेगा, ठीक है। तो देखो पहले जो हमने बात की थी तो बात की थी हमारी ऑप्टिकल फाइबर पे, फिर उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स है हमारे ब्रिक्स के। न्यू डेवलपमेंट बैंक, अब देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक होता क्या है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, अब देखो यहाँ पता ही चल रहा है कि बैंक की बात कर रहे हैं। अब जब हम ब्रिक्स बना तो ब्रिक्स में देखा गया कि फ्री ट्रेड तो हो रहा है, अब ट्रेड में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, लोन वगैरह की ज़रूरत होती है, तो वो कैसे उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, इस सॉल्यूशन के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक आया। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑफ द NDA, द बैंक शैल सपोर्ट पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट थ्रू लोन्स। तो जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसको क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा थ्रू दी लोन प्रोवाइड करेगा, लोन के थ्रू क्या करेगा, ट्रेड को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा, और क्या करेगा, गारंटी प्रोवाइड करेगा, इक्विटी पार्टिसिपेशन ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो प्रोवाइड कर रहा था, गारंटी दे रहा था, लोन प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। मोreover the NDB shall cooperate with international organization and other financial entity to provide financial assistance for projects to be supported by the bank। अब जो भी प्रोजेक्ट है उन सबको क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा, फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। द बैंक इज अ हेडक्वार्टर ऑफ शेंघाई चाइना। तो चीन में जो है इसका हेडक्वार्टर है। बेसिकली न्यू डेवलपमेंट के बारे में हम देखो, यहाँ पर देखो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज को जो भी प्रॉब्लम होगी लोन, ठीक है, या फिर गारंटी से रिलेटेड, जब ये ट्रेड करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो ये इंस्टीट्यूशन इनकी हेल्प करता है, ठीक है। एज पर करेंसी, एज पर लोन, एज पर गारंटी, इन सब में ये क्या करता है, हेल्प करता है ब्रिक्स को। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है।